शुद्ध मुनाफा देख रहे हैं कि बैंक को कहां से होता है। असल में बैंक आपको पैसा देता है और बैंक आपसे पैसा लेता है, जो कि ब्याज के रूप में होता है। यानी कि जब आप पैसा जमा कराते हैं तो उसके बदले में आपको जमा दर यानी कि डिपॉजिट रेट से आपको पैसा मिलता है, जो कि अमूमन सेविंग के अंदर 3.5 से 4%, 5% तक होती है। और कई बैंक ने 6% तक कर दिया है जब से आरबीआई ने इसको थोड़ा और ओपन किया है। लेकिन जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो अलग अलग लोन पे आपको अलग अलग ब्याज दरें देनी पड़ती है। जैसे कई जगह पे 11.5% है, पर्सनल लोन पे तो 18% तक देना पड़ता है, ऑटो लोन पे अलग दर है। तो बैंक को आप ब्याज के रूप में पैसा देते हैं और जमा कराने पर बैंक आपको पैसा देता है ब्याज के रूप में। तो इसका जो डिफरेंस होता है उसको नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। और आपको पता है अगर आपको 5% मिल रहे हैं और वही पैसा अगर आपको बैंक दे रहा है, बैंक आपसे 11% ले रहा है, तो इसकी आमदनी डिफरेंस के हिसाब से करीब 6% बन गई। यानी कि जिसका नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि बैंक जहां से उसको ब्याज ज्यादा मिल रहा है वो हिस्सा अगर बढ़ रहा है, लगातार उसकी आय बढ़ रही है, तो उस बैंक की वो एक अच्छा बैंक माना जाता है, उसकी ग्रोथ को अच्छी ग्रोथ माना जाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, यानी कि आपको क्या मिल रहा है और आप उसके अगेंस्ट में क्या दे रहे हैं। जैसे मैंने बैंक को 100 रुपए के ऊपर 11% के हिसाब से 11 रुपए दिए और बैंक पे मैंने अगर 100 रुपए जमा कराया तो बैंक ने मेरे को 5 रुपए दिए ब्याज के रूप में, तो बैंक की 6 रुपए कमाई होगी इस केस के अंदर। तो सीधा नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब सिर्फ बैंक को सीधा 6 रुपए की कमाई हुई, क्योंकि उसने आपको पैसे देने के एवज में आपसे 11 रुपए का ब्याज लिया और जब आपने पैसे जमा कराए थे तो बैंक ने आपको सिर्फ 5 रुपए वापस किए, तो बैंक की कमाई 6 रुपए हो गई है। चलिए, तो पहले हम नेट इंटरेस्ट इनकम को एक बार फिर से जो है दोहरा देते हैं, आपको रिपीट कर देते हैं क्या हमने चर्चा की है। ब्याज से होने वाली आय जो होती है उसे नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। और बैंक में जब भी हम जैसे बाकी कंपनियों की हम बातचीत करते हैं, ऑटो कंपनियां हो या बाकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हो, हम सेल्स देखते हैं, बिक्री देखते हैं। लेकिन बैंक चूंकि ब्याज दर से जो आय होती है वो उसकी मेन इनकम होती है, तो हम नेट इंटरेस्ट इनकम पे ध्यान देना काफी आवश्यक होता है। इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत आसान तरीका है। जिस ब्याज पे आप जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उस पर बैंक आपको जो ब्याज दे रहा होता है उसको मान लीजिए 4-5% पे दे रहा है, और साथ ही बैंक जो आपसे ब्याज ले रहा है, आपने लोन लिया, कॉर्पोरेट लोन देता है बैंक, वो काफी बड़े जो है ब्याज दर उनकी होती है, 12%, 13%, 8%, 10%, अलग अलग वारी करते हैं, होम लोन की अलग होगी। तो आपको जो बैंक को ब्याज दरें मिल रही हैं उसको डिवाइड करना होगा, जो बैंक ब्याज दरें दे रहा है सेविंग अकाउंट पे या फिर बाकी अकाउंट्स के ऊपर, उससे डिवाइड कर दीजिए। और वो अगर काफी बेहतर दिखाई देती है, जो आय ब्याज से आय हो रही है, वो एक क्राइटेरिया होता है कि इस बैंक की स्थिति काफी बेहतर दिखाई दे रही है। बैंकिंग क्षेत्र को चुनने के लिए पहला शर्त एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम, ब्याज से होने वाली आय कितनी है अवश्य देख लें। दूसरी बातचीत हम कर रहे थे एनआईएम की, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, डिम्पी बताइए। देखिए विपुल, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अपने आप में ये शो करता है कि उसमें डिफरेंस अमाउंट कितना है। अगर डिफरेंस है किस चीज का, असल में एनआईएम निकालने से पहले एनआई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर ही एनआईएम निकल जाएगा, यानी कि मार्जिन निकल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि उसके ऑपरेटिंग मार्जिन काफी अच्छे हैं, यानी कि जो कामकाजी खर्च है उसको काफी हद तक कंपनी ने बेहतर किया है, कॉस्टिंग को धीरे धीरे कम कर रही है, आय को धीरे धीरे बढ़ा रही है, तो उससे उसका मार्जिन इंप्रूव हो जाता है। ऐसे बैंक के लिए तो सिर्फ यही एक तरीका है कि अपने वो कॉस्टिंग को धीरे धीरे कम करे और जो ब्याज से आने वाली आय है उसको बढ़ाती रहे। इसलिए नेट इंटरेस्ट इनकम होना जरूरी है और साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है निकालना वो बहुत सिंपल है। डिम्पी, आपके आज की पाठशाला को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर विराम देंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विराम देंगे, लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। मूडीज ने भारत को अपग्रेड किया है, भारत की निवेश रेटिंग को अपग्रेड किया है। दो पॉजिटिव खबर निकल के आई है आज के दिन के लिए, और ये सुबह से हम देख रहे हैं बाजार में मजबूती देखने को मिल रही है। अब मूडीज ने भारत की निवेश रेटिंग को अपग्रेड किया है, आज हम देख रहे हैं सुबह से ही अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये काफी पॉजिटिव खबर हो सकती है बाजार के लिए, एक अगला ट्रिगर तेजी के लिए हो सकता है। रिजल्ट चल रहे हैं, अगर रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक रहते हैं तो ये जो है बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिगर हो सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण ट्रिगर कि मूडीज ने भारत की निवेश रेटिंग को बढ़ाया है, अपग्रेड किया है। 80 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है, 4823 ये करंट लेवल देखने को मिल रहा है, और इंट्राडे हाई जो है वो है 4833। ये काफी पॉजिटिव साइन निकल करके आता हुआ भारतीय बाजारों के लिए ये की ट्रिगर हो सकता है आने वाले समय के लिए। खासतौर पे अगर जनवरी महीने की बातचीत करें तो ये बाजार में जो महत्वपूर्ण स्तर है तकनीकी रूप से, ये एक ऐसा ट्रिगर है कि बाजार उनको तोड़ सकता है आने वाले दिनों में।
भारत की निवेश रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। काफी महत्वपूर्ण खबर जो है भारतीय बाजारों में एक तेजी की अच्छे संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं अपनी खबर की ओर और हम बातचीत कर रहे थे नेट इंटरेस्ट इनकम की। डिप्टी आप कंटिन्यू कीजिए और जरा हमें बताइए नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन होती है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिर्फ मार्जिन में यही आपको चेंज करना होगा, यानी कि उस इनकम जो आपने नेट इंटरेस्ट इनकम अभी निकाली है, यानी कि जितना पैसा आपको ब्याज के रूप में मिल रहा है और जितना पैसा आप बैंक को दे रहे हैं ब्याज के रूप में, जो डिफरेंस है नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया, उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे इसकी एवरेज इंटरेस्ट असेट से, अर्निंग असेट से, तो आपको पता लग जाएगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर बैंक की कुल आय 200 रुपए की है जो कि लोन से उसको मिलता है और उसका नेट इंटरेस्ट इनकम जो हमने उसकी लेन देन निकाला है ब्याज दर से जो नेट निकाला है वो 10 रुपए बनता है, तो इस केस में जो NIM है वो परसेंटेज में निकलेगी, वो 5% आ जाएगा, यानी कि 10 गुना 100 बटा 200, तो ये 5% के आसपास निकलेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये दूसरा कंपोनेंट है जिस पे ध्यान देना होगा। लेकिन विपुल, बैंकिंग के लिए एक हमेशा से चिंता की बात होती है, जब पैसा दिया जाता है कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, उसी के लिए एक डिफाइन एक वर्ड इश्यू यहाँ पे इस्तेमाल होता है। हालांकि और टेक्निकल हो तो कई सारे वर्ड्स इसमें निकलते हैं, जैसे बैड डेट्स और सिंकिंग अकाउंट, और इसमें एक NPA भी एक वर्ड होता है जो बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स जिसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, यानी परफॉर्मेंस कहने का मतलब वहां से आय ही नहीं आ रही है, बैंक उसको NPA मानता है। और जब पीछे SBI टूटा था तो उसमें NPA ही बढ़ने का चिंता बताई गई थी। और जब भी आप किसी बैंकिंग एनालिस्ट से बात करते हैं या फिर बैंकिंग एक्सपर्ट से बात करते हैं तो NPA का रोल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जब आप पैसा किसी को देते हैं तो उसके प्रति जो डर बना रहता है कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा NPA के अंदर आ जाता है। और इसकी प्रोविजनिंग भी होती है, यानी कि अगर मैंने किसी को 100 रुपए दिया है तो मेरे को ये ऐसा डाउट लगता है कि शायद हो सकता है इसमें 10 रुपए नहीं मिलेगा, तो मेरा 10% का प्रोविजन बन गया, मैं पहले से मान के साथ चलता हूँ 10 रुपए नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे प्रोविजन बढ़ता जाएगा और NPA बढ़ता जाएगा, बैंक लगातार दबाव में रहेगा क्योंकि जो पैसा दे रहा है वो डूब सकता है। तो इसलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA अगर किसी बैंक के बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक खतरे की घंटी होती है इस बैंक के लिए, खतरे की घंटी होती है। और काफी महत्वपूर्ण मुद्दे, 3 मुद्दे हैं जिन पर आपको नजर रखनी है, NII, NIM और NPA। इन पर अवश्य ध्यान रखिए जब भी आप कंपनी के नतीजों को जो है आप गौर कर रहे हो। नतीजों से पहले अगर आप कोई आप रिजल्ट प्रीव्यू करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं रिजल्ट कैसे अच्छे आ सकते हैं, तो इन चीजों पे कि ज्यादातर ब्रोकिंग फर्म्स का इन 3 मुद्दों पे क्या राय है निकल कर के आ रही है। कंपनी की NII, NIM अच्छी होनी चाहिए और NPA कम से कम होने चाहिए। समय की कमी है इसलिए आज की इस चर्चा को यही समेटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और आज की पाठशाला में इन 3 मुद्दों पे प्रकाश डालने के लिए। कुणाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है आज बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी डिप्टी जी ने हमें दी और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं जिनकी स्टडी की जानी चाहिए और बैंकिंग शेयर्स को आंकते समय तीनों ही आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुणाल, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? कुछ एक शेयर जिनकी आज हमने बात की, उन सभी शेयर्स में मेरे क्लाइंट्स की और मेरी पोजीशन हो सकती है। चलिए, अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अगर आप भी पाठशाला में शामिल होना चाह रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल शामिल हो सकते हैं हमारे कार्यक्रम में। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपना मोबाइल उठाइए, मैसेज टाइप कीजिए MIDCATT88SHALA मिडकैप पाठशाला लिखने के बाद अपना सवाल, जो शब्द आप जानना चाह रहे हैं उसको लिखिए और हमें अपना नाम, शहर का नाम लिख करके भेज दीजिए 57575 पर। हम आपके प्रश्नों को भी अवश्य शामिल करेंगे और आपके कठिन शब्दों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की पाठशाला कैसी लगी आप हमें इस पर राय दे